प्यारे बच्चों, मैं मनीष कुमार आज आप लोगों को रेनबो पार्ट 1 की जो पहली कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय को समझते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर was born on 7th May 1861 and died on 7th August 1941। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हो गई थी। द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 1913 ईस्वी में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व के महानतम ज्ञात्मक कवियों में से एक हैं, अर्थात वैसे कविता लिखने में माहिर हैं जिन्हें लयबद्ध एवं सुरबद्ध किया जाता हो। ही वॉज ऑल्सो ए नोटेड ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसफर, ह्यूमनिस्ट, नेशन बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। ये क्या थे? एक महान नाटककार, उपन्यासकार, संक्षिप्त या लघु कथाकार, दार्शनिक, मानववादी, राष्ट्रवादी एवं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विश्वविद्यालय है शांति निकेतन में स्थापित किए थे, उनके संस्थापक भी रहे हैं। ही रोट primarily in Bangla but rendered a large number of his own works into English and in the process wrote them anew। ये क्या थे? प्रारंभ में ये बांग्ला भाषा में लिखते थे, लेकिन उनका अनुवाद इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपने कृतियों को अंग्रेजी भाषा में किया, अर्थात बांग्ला में लिखी हुई अपनी कविताओं को, लेखनी को इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। एंड इन द प्रोसेस रोट देम एन्यू, और इस प्रक्रिया में इन्होंने सारे कृतियों में उन्होंने एक नयापन लाने का प्रयास किया, नयापन दिया। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, इनकी इन सारे जो कृतियां थी जो पहले बांग्ला में थी उन्हें जब अंग्रेजी में किया था, उन कृतियों में गीतांजलि है, द क्रिसेंट मून है, द गार्डनर है। हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके कुछ अलग कृतियां थी जो अंग्रेजी में ही लिखी गई थी, गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ये सारी इनकी अंग्रेजी में लिखी हुई कृतियां थी। तो आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार है, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थाओं द्वारा प्रति वर्ष दिए जाने वाली एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का समूह है जो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर वही कवि और लेखक हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना किए हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ए लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। यह जो कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यह एक प्रकार का क्या है? गीत है जिसे गीतांजलि से लिया गया है। इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेम्बर्ड पैट्रियोटिक पोएम, ये क्या है? इन्हें के द्वारा जो सबसे अच्छी याद किए जाने वाली देशभक्ति कविताओं में से एक है। यह जो वर्तमान कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये सबसे पहले 1910 ईस्वी में बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और 1912 ईस्वी में क्या किया गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और उसे गीतांजलि में संकलित किया गया, जो यह गीतांजलि की 35वीं कविता है। It is a prayer to God to awaken the country from darkness and slavery into a state of ideal freedom। आगे कवि कहते हैं कि यह वास्तव में उनके द्वारा जो लिखी गई कविता है वास्तव में एक प्रार्थना है, भगवान के लिए प्रार्थना है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा है। उसमें कवि कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे देशवासियों क्या करें, आप अंधेरे और गुलामी से जागृत करें, उनके अंधेरी और गुलामी से बाहर निकालें और उन्हें एक आदर्श आजादी की अवस्था तक ले जाएं, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने हम लोगों को इस देश में जन्म दिए हैं कि अपने इच्छा अनुसार जिए, अपने
जरूरतों को पूरा करें, लेकिन हम लोग ऐसे गुलामी और दास्तां में घिर गए हैं जो हमारा जीवन अंधकारमय हो गया है। हम लोग स्वेच्छा से कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो हे प्रभु, हमारे देशवासियों को उनकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराएं और उन्हें इस अंधेरे और गुलामी से मुक्ति दिलाएं। हे प्रभु, यही मेरी इच्छा है। इस कविता के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर यह दर्शाने का प्रयास किए हैं। The whole poem is a single complex sentence whose principal clause is the last line. यह जो पूरी कविता है एक ही पंक्ति में लिखी गई है जो मिश्रित वाक्य में लिखी हुई है, और इसका जो मुख्य वाक्य है वो वाक्य के अंत में है। तो जब हम लोग कविता पढ़ेंगे और अंत में इसके मुख्य वाक्य को भी देखेंगे। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। आइए छोटे से समूहों का निर्माण कर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें। तो निम्नलिखित प्रश्नों के चर्चा के संबंध में बताना चाहता हूं बेटा, इसे आप अपने लिख भी सकते हैं और इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो लिखने और चर्चा करने से आपका लेखन कौशल एवं बौद्धिक कौशल का विकास होगा, इसलिए इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। डू यू थिंक बर्ड्स एंड एनिमल्स इन केजेस आर हैप्पी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पक्षियां और जो जानवरें पिंजरों में रहते हैं क्या वे खुश होते हैं? Would any of you like to live a life of slavery? आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो गुलामी का जीवन जीना पसंद करेंगे? Would you like to live a life of freedom? Why? आप लोग स्वतंत्रता या आजादी का जीवन पसंद करते हैं, क्यों? How would you interpret the freedom of a nation? आप किसी भी देश की आजादी की व्याख्या आप कैसे करेंगे? इन सभी प्रश्नों पर आप चर्चा करें, अभ्यास करें, बहुत ही फायदा होगा। आइए अब हम लोग कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वास्तव में एक प्रार्थना है जो कवि ईश्वर से कर रहे हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, एक ऐसा देश हो जहां पर हमारे मस्तिष्क पर किसी तरह का दबाव ना हो, किसी प्रकार का डर और भय ना हो, हमारा बुद्धि स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, किसी के अधीन न रहे, गुलामी और जंजीर से भय मुक्त रहे। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हम लोग क्या करें? स्वतंत्र रूप से सर उठा करके सम्मान पूर्वक जी सकें। वे नॉलेज इज फ्री, और क्या हो? जहां शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, सबके लिए शिक्षा, सबकी शिक्षा का नारा बुलंद रहे। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। broken up मतलब तोड़ना, fragments मीन्स टुकड़े टुकड़े, narrow मीन्स संकीर्ण, domestic walls मतलब संकीर्ण दीवारें। कभी कहते हैं कि हे प्रभु, एक ऐसा दुनिया हो, एक ऐसा संसार हो हम लोगों के लिए, वह टुकड़ों टुकड़ों में, छोटी छोटी टुकड़ों में विभक्त न हो, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न ऊंच नीच, रंग, गोरा, काला, सांवला, किसी भी रूप में, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीरी, गरीबी, किसी भी रूप में वह देश बटा ना हो, विभक्त न हो, ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं। Where words come out from the depth of truth। कभी आगे कहते हैं कि ऐसा संसार प्रदान करें प्रभु जहां पर क्या हो? जो कोई भी बोले उनकी बातें सत्य की गहराई से प्राप्त हो, ऐसा ना हो कि वो अपने लाभ के लिए झूठ, फरेब, मक्कारी भरी बातों को लोगों के सामने रखें। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। tireless means बिना रुके कठिन परिश्रम करना। स्ट्राइविंग का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो प्रयास करें। स्ट्रेचेस का मतलब होता है विस्तार करना। परफेक्शन का मतलब होता है उत्कृष्टता, अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा कर लेना। टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर। तो यहाँ कह रहे हैं कवि, एक ऐसा देश प्रदान करें प्रभु जहाँ के लोग, देशवासी बिना थके रुके अथक प्रयास करते रहे, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटे एवं अपना क्षेत्र विस्तार करते रहे और उत्कृष्टता को प्राप्त करें। क्योंकि जब तक देशवासी मन से, तन से, धन से अथक प्रयास नहीं करेंगे तब तक वह देश उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकता है और वह किसी भी क्षेत्र में आगे उत्कृष्टता को प्राप्त करने से पीछे रह जाएगा और लोग उस देश को अंगू एवं पिछलगू देश की श्रेणी में उन्हें रखेंगे एवं ताना मारेंगे। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits।
कभी आगे कहते हैं कि पर वो ऐसा स्थान हो जहां पर क्या हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां बुद्धि की जो स्पष्ट धारा हो वो हमेशा बहते रहे। ऐसा नहीं कि जैसे रेगिस्तान मरुभूमि में कोई नदी बहती है और लुप्त हो जाती है, नहीं बढ़ पाते हैं, उसी तरह से हमारे देश में कुछ ऐसे ही विचारधाराएं हैं, कुछ रीति रिवाजें हैं, कुछ रूढ़िवादी धारणाएं हैं, जिसे हटाने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास बुद्धि कौशल होना चाहिए, ताकि उससे स्पष्ट चर्चा कर इन रूढ़िवादी विचारधाराओं पर विजय प्राप्त कर सके और यह जो बुद्धि कौशल की धारा हो निरंतर आगे बढ़ता रहे और विजय पताका फहराते हुए विजय प्राप्त करे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही अवगत कराना चाहते हैं। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। कवि कहते हैं कि जो हमारी विचारधाराएं हैं, हमारी जो बुद्धि कौशल है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहे। धीमन यू, प्रभु हम लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग करें। एवर वाइडनिंग, ये हमेशा बढ़ता रहे और विस्तार करता रहे। थॉट एंड एक्शन से विचार भी करें और क्रियाकलाप भी करें। हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। यहाँ पर जो फादर है यहाँ गॉड के लिए लिखा गया है। तो इस अंतिम और मुख्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देशवासियों को जगाएं, इस गुलामी और दास्ता की जो जीवन जी रहे हैं और अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आदर्श स्वतंत्र स्वर्ग में ले चले और अपने जीवन को वह आजादी पूर्वक जी सके। कवि इस कविता के माध्यम से अपने देशवासियों को बहुत सारे मैसेज दे देते हैं, जिसका अमल कर स्वयं के साथ साथ अपने देश को भी उत्कृष्टता तक ले जा सकते हैं एवं अपने जीवन शैली और विचारधाराओं को भी बदलकर स्वतंत्र वातावरण में आजादी के साथ, भय मुक्त वातावरण में गौरव के साथ सर उठाकर जी सकें। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कवि परमपिता परमेश्वर से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाया जा सके। आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।